गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके तीसरी इकाई पार्ट सेकंड गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं कि हमारे देश में गठबंधन की राजनीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो 1967 के चुनाव से ही हमारे देश में गठबंधन की राजनीति के बीच पड़ गए थे, जो आगे लंबे समय तक चली रही है। यानी 1967 से लेकर आज तक अगर हम देखें तो हमारे देश में गठबंधन की राजनीति ही चल रही है। गठबंधन की इस भारतीय राजनीति की कुछ विशेषताएं देखी जा सकती है। तो सबसे पहले आपकी विशेषताएं हैं, गठबंधन में एक दल की प्रधानता रही है। यानी जो गठबंधन बनता है उस गठबंधन में एक राजनीतिक दल की प्रधानता देखने को मिलती है। अब वो राजनीतिक दल कौन सा है? वो राजनीतिक दल वो होता है जिसको लोकसभा में सबसे ज्यादा बहुमत है वो मिला होता है। तो देखिए, भारतीय राजनीति में गठबंधन बने हैं, उनमें से एक दल की प्रधानता रही है और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो यूपीए गठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय कांग्रेस के पास में है। सहयोगी दल बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन हो या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन। बाकी जो सहयोगी राजनीतिक दल होते हैं उनकी भूमिका बिल्कुल नगण्य होती है। सहयोगी दलों का प्रभाव प्रमुख दल के सांसदों की संख्या एवं अन्य सहयोगी दलों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। अब चाहे एनडीए हो या यूपीए, इनमें जो भी सहयोगी दल है उन सहयोगी दलों का प्रभाव उनके सांसदों की संख्या और उनके सहयोगी दलों के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो कहने का अर्थ है कि गठबंधन की राजनीति में एक राजनीतिक दल की प्रधानता देखने को मिलती है। दूसरा आपके गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव रहता है, क्योंकि गठबंधन अनेक राजनीतिक दलों से मिलकर के बनता है, इसलिए उनमें समान विचारधारा का हमेशा ही अभाव देखने को मिलता है। चुनाव में एक दूसरे की कार्य पद्धति की आलोचना करने वाले दल चुनाव के बाद गठबंधन में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल में एक दूसरे की विरोधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को समर्थन प्रदान कर रही है। यानी ये दोनों ही जो दल हैं ये विरोधी विचारधारा वाले, लेकिन केंद्र में दोनों आपस में मिलकर के और सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वर्ष 2016 में बंगाल में हुए जो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया, जबकि विचारधारात्मक आधार पर इन दोनों दलों में कोई साम्य वो नहीं है, यानी किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। दोनों विरोधी विचारधारा वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए इन दोनों ने अपना गठबंधन वो बना लिया था। अगला आपके गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। आप देख चुके हो 1967 से लेकर के और 15वीं लोकसभा के चुनाव तक आप देख चुके हो कि किस प्रकार गठबंधन की सरकारों में स्थायित्व रहता है। वाजपेयी जी की सरकार मात्र 13 दिन चली, 13 महीने चली, इस तरह से, क्योंकि बीच में सरकारें गिरा दी गई, तो गठबंधन की सरकारों में भी कभी स्थायित्व नहीं होता है। देखिए, गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल स्थायी रूप से उस गठबंधन से जुड़े रहे यह भी आवश्यक नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखकर तृणमूल कांग्रेस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, कभी समता पार्टी ने एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन उससे बिहार चुनाव में एनडीए को छोड़कर कांग्रेस से नाता जोड़ दिया। तो कहने का यह है कि कोई भी सहयोगी राजनीतिक दल है वो किसी के साथ में ज्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं और चुनाव में अक्सर एक दूसरे राजनीतिक दलों का साथ छोड़कर के दूसरे राजनीतिक दलों के साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके गठबंधन में विचारधारागत अलगाव का अभाव होता है। देखिए, सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियों और सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, उनके विचार भी अलग होते हैं, इसलिए गठबंधन में सम्मिलित जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब में विचारधारागत क्या होता है, अलगाव वो पाया जाता है। भारतीय राजनीति में इस समय दो ही गठबंधन महत्वपूर्ण प्रभावशाली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, और दूसरा आपके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। दोनों ही विचारधारा एवं सैद्धांतिक अंतर खोजना कठिन है। यानी इन दोनों ये राजनीतिक दल है, इन राजनीतिक दलों के सिद्धांतों को खोजना वास्तव में कहते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक जिससे ही विचार लेकर के चलती है।
तीसरा मोर्चा जो मूलतः वामपंथी प्रभाव का धड़ा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवाद मानता है, लेकिन यूपीए की सरकार को बाहर से समर्थन भी देता है। यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मानते हैं कि ये पूंजीवादी सरकार है, लेकिन साथ साथ में यूपीए को अपना समर्थन भी दे रहा है। तो कहने का अर्थ है कि इन जो राजनीतिक दल है गठबंधन में, राजनीतिक दलों में विचारधारागत अलगाव है वो नहीं देखा जा सकता है, लगभग समान समान विचारधारा उनकी बनी रहती है। नेक्स्ट अभी गठबंधन दल एवं सिद्धांतों के बजाय नेताओं पर, जो गठबंधन है वो गठबंधन है वो दल और सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर गठबंधन है वो बनाए जाते हैं। कैसे देखें कि भारतीय राजनीति में गठबंधन राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारधाराओं के बजाय नेताओं के आधार पर ज्यादा होते हैं। नेताओं का व्यक्तित्व देखा जाता है, उनका वर्चस्व देखा जाता है और उसके आधार पर गठबंधन है वो बनाए जाते हैं। समाजवादी विचारधारा होने के बावजूद समता पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी से था। यानी उन्होंने दल की नीतियां और सिद्धांत नहीं देखे, बल्कि दल के नेता के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता जोड़ दिया। जब श्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता घोषित किया तो समता पार्टी ने अपना गठबंधन ही तोड़ लिया। यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता स्वीकार किया तो समता पार्टी ने उनसे अपना नेता ही जोड़ लिया। यानी दल और सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि नेता के ध्यान पर कि मोदी जी को उन्होंने अपना नेता चुना तो हम इस भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन ही तोड़ देते हैं। इसके आधार पर 1997 में एच.डी. देवगौड़ा को कुछ दिन समर्थन देने के बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री बदलने के आधार पर समर्थन में शर्त रखी तो इंद्र कुमार गुजराल को 10 माह बाद 1997 में प्रधानमंत्री बनाया गया और कांग्रेस ने पुनः समर्थन दे दिया। बिहार में समता पार्टी गठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश चुनाव में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को समर्थन की बात करती है, जो एक दूसरे के क्या थे, विरोधी थे। तो कहने का है कि गठबंधन है वो दल एवं सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर ज्यादा वो देखे जाते हैं, जबकि वास्तव में जो भी गठबंधन बनाए जाएं वो सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए, नेताओं के आधार पर नहीं होने चाहिए। अगला आपके निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। देखिए भारतीय राजनीति में पहले कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया जाता था। यानी जब पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व था, उस समय जो भी गठबंधन हुए थे वो यही सोचकर बनाए गए थे कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। 1977 की जनता पार्टी का गठन भी कांग्रेस के विरुद्ध ही किया गया था। हमने पढ़ा था कि 1977 में जो कांग्रेस जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें आपने देखा कि जनता पार्टी की सरकार बनी। तो 1977 में जो जनता पार्टी का गठन किया गया था वो इसी आधार पर था कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना। और वर्तमान में देखें तो जनता दल, समाजवादी पार्टी, बसपा और समता पार्टी अपना एक ही एजेंडा बताती है कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। आज अगर हम बात करें तो आज जैसे मान लो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है, तो आज जो भी राजनीतिक ये गठबंधन बन रहे हैं, ये राजनीतिक गठबंधन बनने का एक उद्देश्य है कि वो भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। तो कहने का था कि निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन है कि किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने से रोकना। भाजपा क्या सरकार है तो कांग्रेस वाले गठबंधन बना रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा वाले यही गठबंधन बनाते हैं कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। किसी दल के कार्यक्रम या नेतृत्व या विचारधारा का मात्र विरोध करने के लिए लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण कहा नहीं जा सकता। भाई एक दल के कार्यक्रम या नेतृत्व या विचारधारा मात्र का विरोध अगर लोकतंत्र में किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा वो लक्षण नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट आपके दल बदल की प्रवृत्ति। तो गठबंधन सरकारों के कारण भारतीय राजनीति में आयाराम और गयाराम की प्रवृत्ति आम वो देखी जाती है, जिसके कारण शासन में स्थायित्व को खतरा बना रहता है। यानी अगर किसी भी राजनीतिक दल से कोई उम्मीदवार नाराज है तो वह अपने दल को छोड़कर के दूसरे दल में चले जाते हैं, दूसरे दल के अगर उम्मीदवार नाराज है तो वो किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये जो दल बदल की प्रवृत्ति है तो भारतीय राजनीति में इसको आयाराम और गयाराम की संज्ञा वो दी गई।
अंतिम आपके दबाव की राजनीति, कि गठबंधन में सम्मिलित राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालते हैं। यदि गठबंधन की सरकार चल रही है और उसमें यदि मान लो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो वो अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने सिद्धांतों पर प्रधानमंत्री पर क्या डालते हैं, अपना दबाव डालते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की नेता जैसे ममता बनर्जी ने अपने दल के रेल मंत्री को बदलने एवं रेल का भाड़ा बढ़ा हुआ किराया वापस लेने के लिए यूपी की मनमोहन की सरकार को क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था। यानी ममता बनर्जी ने यूपी की सरकार जब थी उस समय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर इतना दबाव डाला था कि रेल का बढ़ा हुआ किराया वापस कर लिया गया और अपने ही राजनीतिक दल के रेल मंत्री को बदलने के लिए उन पर प्रभाव भी डाला। तो ऐसे में कई बार राष्ट्रीय महत्व के जो विषयों पर क्षेत्रीय हित क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में दबाव की राजनीति है वो कार्य करती है। तो गठबंधन की राजनीति में दबाव की राजनीति सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। जो ऐसे समय में कई बार राष्ट्रीय जो हित है उस हित पर स्थानीय हित या जो क्षेत्र हित है वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, जो वास्तव में देखा जाए तो ये गठबंधन की राजनीति की एक विशेषता वो बनकर रह गई है। तो पहले जाके हम बात करते हैं गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक पक्ष यानी दोष। इसके अलावा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं कि गठबंधन की राजनीति के क्या क्या दोष है वो देखने को मिलते। वैसे तो गठबंधन की राजनीति के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन फिर भी कई बार गठबंधन की राजनीति के कई दोष है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी सरकारों का निर्माण। तो ये बात आप पढ़ चुके हैं कि गठबंधन की राजनीति में सरकारें स्थायी नहीं रहती है, अस्थायी रहती है। तो गठबंधन की राजनीति, गठबंधन में शामिल दल अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रख करके ही समर्थन वापस ले लेते हैं। इसके साथ सरकार का बहुमत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार गिर जाती है, सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस प्रकार सरकारों के स्थायित्व पर काफी प्रभाव वो पड़ता है। इसके साथ साथ अस्थायी सरकारें अस्थायी विकास के योग्य नहीं रह पाती। यानी जो अस्थायी सरकारें हैं वो एक लंबे समय तक स्थायी रूप में विकास है वो नहीं कर पाते और इससे देश को काफी नुकसान है वो उठाना पड़ता है। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। जो गठबंधन की सरकारें होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में कार्य नहीं करती है। देखो ये सिद्धांत कमजोर होने का भाई अलग अलग दलों के मंत्रियों में विचारधारा एवं अन्य भिन्नताएं भी पाई जाती है और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर काम करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सभी राजनीतिक दल अलग अलग विचारधाराओं वाले होते हैं। उनको एक सूत्र में बांधना बहुत ही मुश्किल होता है और वो कभी भी सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य नहीं कर पाते हैं। और इसमें कई बार गठबंधन की सरकारों में मंत्रियों के मतभेद खुलकर सामने आते हैं। यह टकराव कई बार शीर्ष नेतृत्व की कार्य क्षमता व शैली पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तीसरा, कमजोर सरकार, यानी कि गठबंधन की राजनीति में जो भी सरकारें बनती है वह कमजोर साबित होती है। वो सुदृढ़ नहीं बन पाती है, दृढ़ता से कोई निर्णय नहीं ले पाती है और चाहे विदेशी क्षेत्र में हो या आंतरिक राजनीतिक क्षेत्र में ही क्यों ना हो, सरकार की स्थिति कमजोर ही दिखाई देती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की भूमिका में भी सीमितता आ जाती है। एक राजनीतिक दल में प्रधानमंत्री की भूमिका काफी महत्वपूर्ण और मजबूत होती है, जबकि गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका उतनी मजबूत वो नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपने मंत्री परिषद में शामिल अपने एवं अन्य दलों के सदस्यों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है और गठबंधन में सम्मिलित मंत्री अपने दल एवं नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं। यानी गठबंधन में जितने भी जो मंत्री या सम्मिलित होते हैं वो केवल और केवल अपने राजनीतिक दल के नेतृत्व या सिद्धांतों के अनुसार ही वो कार्य करते हैं और कमजोर प्रधानमंत्री प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाता और अनिर्णय की स्थिति में ही रहता है। तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो स्थित हो जाती है, सीमित हो जाती है। वो केवल अपने ही दल के सदस्यों पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकता है, बाकी अन्य राजनीतिक या सहयोगी दलों के सदस्यों पर उतनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाता है। गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे प्रभाव वो बढ़ता चला जाता है, जो राष्ट्रीय हितों की बजाय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता
देते हैं। यानी जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का गठबंधन में प्रभाव बढ़ता जाता है, राष्ट्रीय हित गौण हो जाते हैं और इसके साथ क्षेत्रीय भावनाओं के कारण राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होने लगता है। तो गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रीय हितों को लेकर के साथ साथ में जो क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं उन्हीं को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो दिखाई देता है। अगला कि सरकारों में स्थायित्व नहीं रह पाता है, यानी गठबंधन की राजनीति में जो भी सरकारें बनती हैं उनमें किसी प्रकार का स्थायित्व देखने को नहीं मिल पाता है। और साथ साथ में गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या डालते हैं, दबाव भी डालते रहते हैं और हितों की अवहेलना होने पर गठबंधन को छोड़ करके और सरकार को अस्थिर कर देते हैं। इसीलिए गठबंधन में सरकारों का स्थायित्व देखने को नहीं मिलता है। राष्ट्रीय एकता को नुकसान, गठबंधन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री में सरकार के स्थायित्व के कारण उनके दबाव में आने के लिए मजबूर हो जाता है और जैसे ममता बनर्जी के विरोध के कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश के साथ संबंधों में दबाव में रहे और क्षेत्रीय हितों पर अत्यधिक दबाव होने से राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है। तो कहने का यह है कि राष्ट्रीय एकता को ज्यादा नुकसान है वो देखने को मिलता है। सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव, कि गठबंधन प्रधानमंत्री सुदृढ़ विदेश नीति बनाने एवं संचालन करने में समर्थ नहीं हो पाता है, क्योंकि अन्य सहयोगी दलों के दबाव में होते हैं और स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाता है। इस प्रकार विदेश नीति से किए जाने वाले संधि या समझौतों में सहयोगी दलों की सलाह लेनी आवश्यक हो जाती है और विदेशों में हमारी स्थिति कमजोर पड़ती है। एक दल का प्रधानमंत्री या सरकार स्वतंत्र एवं सुदृढ़ नीति अपनाने में सफल होता है। कहने का अर्थ है कि जब अगर एक दल की सरकार होती है तो वह अपनी नीति को मजबूत बना सकता है, अपनी नीति को सुदृढ़ बना सकता है और स्वतंत्र सरकार वो चला सकता है, बजाय गठबंधन की राजनीति की। लेकिन गठबंधन की राजनीति में यदि विदेश नीति चलानी हो, शांति समझौता करना हो या अन्य प्रकार की कोई संधियां करनी हो तो सहयोगी दलों से आवश्यक परामर्श या विचार लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसा सरकार की स्पष्ट नीति नहीं, यानी सरकार किसी भी स्पष्ट नीति पर कार्य वो नहीं कर पाती है। गठबंधन में अलग अलग विचारधारा के एवं सिद्धांतों के राजनीतिक दल सम्मिलित होते हैं और सभी दल अपनी नीति को सरकार की नीति बनाना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि सरकार कोई भी स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं कर पाती है, जिसका प्रभाव सरकार के कार्यों पर भी पड़ता है। तो जब गठबंधन की राजनीति में सभी राजनीतिक दल अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार सरकार पर दबाव डालते हैं तो सरकार को स्पष्ट नीति निर्णय वो नहीं कर पाती है और इससे सरकार की जो कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। तो सरकार किसी भी प्रकार से कोई स्पष्ट नीति निर्माण का कार्य नहीं कर सकती है। अगर छोटे छोटे राजनीतिक दलों का निर्माण होने लगता है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों का कैसे होता है कि गठबंधन में शामिल सभी दल सरकार में मंत्री पद मिलता है, लेकिन इन बड़े पदों पर एक दो नेता ही कब्जा कर लेते हैं। गठबंधन की राजनीति में लगभग सभी दलों के उम्मीदवारों को मंत्री पद दिया जाता है, लेकिन इनमें से जो बड़े नेता होते हैं वो ही इन दलों पर अपना कब्जा वो कर लेते हैं। जो दल में सर्वे सर्वा होते हैं, यानी दल में पहुंचे होते हैं और इसके साथ साथ इसीलिए कई नेता अपने दल के सर्वे सर्वा बनने या प्रथम स्थान पर आने के लिए नए दल का गठबंधन कर उसका अध्यक्ष या संसदीय दल का नेता भी बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जो बड़े स्तर के नेता होते हैं वो अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति के लिए जब उनका सरकार से नहीं बनती है तब वह सरकार से अलग एक नया राजनीतिक दल बना लेते हैं और या तो वो संसद में संसदीय दल के नेता बन जाते हैं या फिर अपने दल के सर्वे सर्वा बन के नए दल का गठबंधन कर उसका अध्यक्ष वो बन जाते हैं। इस प्रकार छोटे दलों का निर्माण होता है। अधिक राजनीतिक दलों का निर्माण स्थायी सरकारों के निर्माण में भी बाधा पहुंचाता है। क्यों कि इससे किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण गठबंधन की सरकारें बनती है जो अस्थायित्व की सरकारें होती है। अंतिम आपके सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल का अभाव,
जहां गठबंधन शासन में अलग अलग मंत्रालयों को अलग अलग राजनीतिक दल के नेता संभालते हैं, जिनमें आपसी सहयोग उतना नहीं होता जितना एक राजनीतिक दल के मंत्रियों में होता है। देखो, जहां पर एक दल की सरकार होती है वहां पर सभी मंत्रियों में, उन विभागों के नेताओं में आपस में एक समन्वय होता है, एक तालमेल होता है, जो अभी हमने पढ़ा था कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है उनमें। लेकिन गठबंधन की सरकार में जो भी मंत्री होते हैं उनमें कभी भी एक आपस में तालमेल का अभाव रहता है, उनमें तालमेल नहीं रहता, सामंजस्य नहीं रह पाता, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग होती है, उनकी नीतियां अलग होती है, उनके सिद्धांत अलग होते हैं, और अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने गुप्त एजेंडे पर कार्य करते हैं। वो सभी अपने अपने गुप्त एजेंडे, अपने अपने गुप्त कार्यक्रम, कार्यसूची के आधार पर वो कार्य करते हैं। और शासन के इन मंत्रालयों का आपसी ऐसे कई बार शासन में गतिरोध भी पैदा कर देता है। प्रत्येक दल के जो मंत्री है वो अपने अपने नीतियों, अपने अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, तो उनमें गतिरोध पैदा हो जाता है, जो कई बार शासन में भी गतिरोध पैदा कर देता है। और शासन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग, तालमेल का होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि सरकार को भी अपने हाथ धोना। पहले देखते हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की 3 मुख्य धाराएं प्रचलित हैं। अगर अभी हम वर्तमान में देखें तो हमारे देश में लगभग आपको ये 3 प्रचलित जो मुख्य राजनीतिक दलों की विचारधाराएं हैं वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए की सरकार कहते हैं। और ये जो एनडीए वाला राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन है ये भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो राजनीतिक दल है उनको हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग आपके अकाली दल, शिवसेना, लोक जनसत्ता पार्टी, आईएलएसपी, पीएम के आदि सहित लगभग 13 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सम्मिलित है। दूसरा आपके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे यूपीए गठबंधन भी कहते हैं, और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया जाने वाला गठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस आदि राजनीतिक दलों का एक गठजोड़ है। तीसरा आपके वामपंथी राजनीतिक दल और उनसे रिलेटेड जो भी राजनीतिक दल हैं वो सभी इस तीसरी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ में गठबंधन है वो किए हुए हैं। ये 3 विचारधारा तो है ही कि भाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वामपंथी राजनीतिक दल और उनसे जुड़े हुए सहयोगी राजनीतिक दल। अब एक ऐसी विचारधारा वाली राजनीतिक दल भी है जो इन तीनों में सम्मिलित नहीं है ना, वो है आपके अन्ना द्रमुक कांग्रेस, बीजू जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी और जनता दल सेकुलर आदि। ये कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अब तक किसी भी राजनीतिक दल में, यानी ना तो वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सम्मिलित है, ना ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सम्मिलित है, और ना ही वामपंथी राजनीतिक दलों के गठबंधन में सम्मिलित है। ये राजनीतिक दल किसी भी गठबंधन में सम्मिलित नहीं है, ये केवल स्वतंत्र रूप से अपना कार्य वो करते हैं। तो अभी हम देखें तो हमारे देश की राजनीति में ये राजनीतिक दलों का एक मुख्य गठजोड़ है जो 3 प्रकार की विचारधाराएं यहाँ पर कार्य करती है और सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देती है।